हमारे सामने आ गए सामने लगता है तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम्ड वाज चैप्टर नेम्ड आवर एनवायरनमेंट। हम लोगों ने लास्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज द एग्जैक्टली मीन हेरिडिटी, क्लियर? तो वो हम लोग बता चुके थे कि हेरिडिटी मतलब कैसे ट्रांसफर होगा, क्या होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर और उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसे डे टू डे लाइफ से मैच कर सकते हैं। हम आसपास देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उससे जब मैच करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो आवर एनवायरनमेंट में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है इकोसिस्टम, क्लियर? तो सबसे पहली जो चीज आती है वो हमारे पास में क्या आती है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जो आप चारों ओर देखते हो, जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो आप देखते हो जो आपस में बाइंड हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, क्लियर है? तो लिखो आप इसको इकोसिस्टम को कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इसमें लिखना इट इज अ प्लेस वेयर इट इज अ प्लेस वेयर लिविंग and non-living things interact each other. It is a place. It is a place where living and non-living things, एक तो living हो गया, एक non-living हो गया, दोनों आपस में interact करें एक साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? कहीं ना कहीं नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब आप बोलोगे सर इकोसिस्टम की बात समझ में आई, तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? कंपोनेंट्स यानी कि इकोसिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक कहलाता है एबायोटिक और दूसरा कहलाता है बायोटिक। अब वर्ड से देखना, बायो का मतलब लाइफ, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो क्या होंगे? लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट आर व्हाट? दे आर द कंपोनेंट व्हिच इज नॉन लिविंग। और आपको पता होना चाहिए नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सॉइल एंड वाटर इज नोन एज व्हाट? इट इज द एबायोटिक कंपोनेंट, मींस दे आर व्हाट? दे आर नोन एज नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास दो आते हैं, एक कहलाता है प्लांट्स और दूसरा कहलाता है एनिमल्स। क्लियर है? तो आइंदा से कभी बायोटिक है ए बायोटिक आएगा तो आप समझ जाओगे कि बायोटिक का मतलब जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एक्सेट्रा। ए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सा आएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है बात? तो दीज आर व्हाट? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। चलिए कॉपी करिए इसको, डाल लीजिए इसको। इस चैप्टर में एक वर्ड आता है फूड चेन। आपने अक्सर सुना होगा फूड चेन के बारे में। What do you mean by the food chain? Means the organisms which is in the chain form, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पर, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वाला है वो इनडायरेक्टली फर्स्ट पर डिपेंडेंट है। दैट इज नोन एज फूड चेन। फॉर एग्जांपल मान लो कि प्लांट्स आए, प्लांट्स को खाने वाला रैबिट आया, रैबिट को खाने वाला कौन आया? रैबिट को खाने वाली फॉक्स आई, फॉक्स को खाने वाला कौन आया? लायन आया। तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज फूड चेन। और इस फूड चेन में अगर रैबिट को हटा दिया जाए तो क्या ये फूड चेन कंटिन्यू रह सकती है क्या? यस और नो? गर्दन जाके बताना। नहीं रह सकती। क्यों? इफ वी विल रिमूव दिस रैबिट सो व्हाट हैपन? द फॉक्स कैन नॉट ईट द प्लांट्स। ऐसा तो थोड़ी है कि ना अगर रैबिट हटा दो तो ये बेचारा नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन जाएगा। क्या ये वेजिटेबल खाएगा? क्या नहीं खा सकता। तो अगर इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये भी डेड हो जाएगा। अगर ये मर गया तो क्या लोयन घास खाएगा? क्या नहीं खाएगा। तो लोयन भी मर जाएगा। मींस अगर फूड चेन चलानी है तो हमें सारे कंपोनेंट्स होना जरूरी है। क्लियर? तो लिखना फूड चेन में इट इज अ चेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। It is what? Food chain is a chain of an organism related by who eats whom. Related by who eats whom. Related by who eats whom.
कौन किसको खाता है, दैट इज नोन एज फूड चेन। क्लियर? तो यानी कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्जांपल डाल के लिख लेना, प्लांट्स is eaten by the rabbit, rabbit is eaten by the fox, and fox is eaten by the lion. Clear? Clear? On the basis of food chain, we have the trophic levels. एक लेवल्स होते हैं कि अगर मान लो पहले प्लांट्स है तो इनको किस लेवल में रखा गया है, रैबिट है तो इनको किस लेवल में रखा गया है, फॉक्स, लॉयन, इन सबको अलग अलग लेवल में रखा गया है और उन लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबके लिए खाना बनाते हैं, दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। क्लियर? तो प्रोड्यूसर्स आर व्हाट? प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म जो खुद प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इस फूड चेन में प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स हो गए। क्लियर है बात? अब इन प्रोड्यूसर को खाने वाले, यानी कि जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है। तो रैबिट खा रहा है तो पहला जो आ गया वो आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्लियर? तो इसको जो खा रहा है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? The rabbit eat the plants, so they are known as what? They are known as the primary consumer. क्लियर है बच्चों बात? ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद अब इस रैबिट को कौन खा रहा है? इस रैबिट को फॉक्स खा रहा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास मेरे पास कौन आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर के एंड में इसे कौन खा रहा है? इसे लायन खा रहा है। तो लास्ट जो मेरे पास आता है टर्शरी कंज्यूमर। तो आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फॉक्स, तो आप बता सकते हो व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फॉक्स? द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फॉक्स इज व्हाट? इट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर है बच्चों बात? यस और नो? तो लिख लेना ट्रॉपिक लेवल हेडिंग डाल के और इसमें ही लिख लेना 1 2 3 4 और एक लाइन लिख लेना, ईच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल की अलग अलग एनर्जी। ईच ट्रॉपिक लेवल हैव डिफरेंट एनर्जी। हर ट्रॉपिक लेवल की जो एनर्जी कंज्यूमिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैव द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिया? आगे बढ़े? ओके। ओके, नाउ इधर वर्ड आता है 1% लॉ और 10% लॉ। देयर इज अ वर्ड व्हिच नेम्ड एज द 1% लॉ एंड 10% लॉ। इससे क्या मतलब है कि हर एक जो स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है? प्रोड्यूसर से हो रही है। The every food chain start with the producer। क्लियर? अब क्या होता है कि उस प्रोड्यूसर को एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी के फॉर्म में कौन आती है? सनलाइट आती है। क्लियर? तो एनर्जी कौन आती है? सनलाइट आती है। तो ये अगर प्लांट है तो ये जितनी एनर्जी सनलाइट से एब्जॉर्ब कर रहा है वो केवल और केवल कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है? 1% एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यानी कि स्टेट दैट only 1% of energy is transferred from the absorbed light। बात समझ आ गई? यानी कि सनलाइट पड़ी, जितनी भी लाइट पड़ी उसका केवल और केवल कितने परसेंट एब्जॉर्ब हुआ? 1% एब्जॉर्ब हुआ। अब इसके आगे जितने टॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे उसका परसेंटेज निकल जाएगा, यानी कि इससे जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी वो 10% कहलाएगी प्राइमरी प्रोड्यूसर में, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर में। और कंज्यूमर से जो आगे फिर जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में वो अगेन उसका 10%। तो बात समझ में आ रही है दैट व्हाट इज द 1% एंड व्हाट इज द 10%? जब कभी सूर्य देवता अपनी लाइट डालते हैं तो इसको खाना कितना मिलता है? केवल 1%। बात समझ में आ रही है?
यानी कि एक एग्जांपल देके समझते हैं। कोई बर्ड आ रहा है भैया, बड़ा बर्ड है, वो खाना लेके आ रहा है, वहां खाना पड़ा बहुत सारा, 100% खाना है, यानी कि वहां मान लो कि 100 इंसानों का खाना है, लेकिन वो जो बर्ड है वो केवल केपेबल है कितने इंसान का खाना लेने का, 1%, एक जने का, ठीक है। अब वो लेके आ रहा है एक जने का, लेकिन उसके बच्चे बहुत सारे, तो उस 1% खाने में से वो और टुकड़े कर करके कितने परसेंट को देगा, बाकी जनों को देगा, दैट इज नोन एज 10%। यानी कि जो 1% खाना लाया है उसका भी 10% वो देगा, उस 10% को भी आगे 10% में दे दिया जाएगा। यानी कि ये एनर्जी टूटती जाती है और एट लास्ट जब हम लोग टर्शियरी लेवल पर आ जाते हैं उसके बाद वो एनर्जी किसी को नहीं देता। क्लियर है बात, समझ में आई बात? तो ये 1% लॉ का मतलब समझ में आया। अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज टू बी सनलाइट इज गिविंग 1 लाख किलो जूल एनर्जी। कितनी दे रहा है सनलाइट एनर्जी? 1 लाख किलो जूल। तो पहला प्रोड्यूसर प्लांट है, तो प्लांट को कितना मिलेगा? तो 1 लाख किलो जूल का परसेंटेज निकालो, 1/100 इंटू 1000। यस और नो, बात समझ में आ रही है क्या? 1000 क्यों करूंगा, 5 लाख करूंगा ना, 1 लाख है, 1 लाख है तो 1% चाहिए मुझे, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय लाख, यहाँ जीरो से जीरो काटा, तो यानी कि कितना मिला, 1000 किलो जूल एनर्जी इज टेकन बाय द प्लांट। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, यस और नो? अब इस 1000 किलो जूल का 10% निकालेंगे, तो 1000 किलो जूल का 10% कितना होगा? अगर निकाल के देखोगे तो आपको मिलेगा कितना, 100%। क्लियर है बात, यस और नो? 100 किलो जूल ही निकलेगा ना, परसेंट क्या बोलते हैं हम लोग, किलो जूल निकलेगा। ये 100 किलो जूल अपना 10% फिर से दे देगा सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो 100 किलो जूल का 10% कितना होता है, 10 किलो जूल। क्लियर है बात? यार बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये 10 किलो जूल आगे फर्दर दे सकता है कि नहीं दे सकता? ये आगे दे सकता है कि नहीं दे सकता? एक बार और दे सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। नाउ जब हमारे पास यहाँ टर्शियरी कंज्यूमर आएगा तो ये 10 किलो जूल का भी वापस 10% कर दे, यानी कि 1 किलो जूल इज ट्रांसफर्ड टू द लॉयर। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स थे, तो प्लांट्स से पहले हमारे पास सूर्य देवता थे, दैट इज नोन एज सनलाइट। सनलाइट के पास थी 1 लाख किलो जूल एनर्जी, इन्होंने केवल और केवल 1% इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, तो केवल 1% एब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ पर जो एनर्जी मिली वो मिली 1000 किलो जूल। क्लियर? 1000 किलो जूल ने अपनी एनर्जी आगे दे दी, किसको आगे दे दी? सबसे पहले कंज्यूमर को, दैट इज नोन एज रैबिट। तो रैबिट ने 1000 किलो जूल का केवल और केवल 10% लिया, यानी कि 100 किलो जूल इज गिवन टू व्हाट, इट इज गिवन टू द रैबिट। नाउ रैबिट हैव गिवन द एनर्जी, मतलब रैबिट को आगे फॉक्स ने खा लिया, तो फॉक्स ने रैबिट से कितनी एनर्जी ली? इसने 100 किलो जूल का 10%, यानी कि 10 किलो जूल एनर्जी ले ली। फॉक्स को आके लॉयन ने खा लिया, तो लॉयन ने इस 10 किलो जूल का अगेन 10%, दैट इज नोन एज 1 किलो जूल एनर्जी ले ली, यानी कि दैट लॉ इज नोन एज द 10% लॉ। क्लियर है सबको बात? यस और नो? बहुत बढ़िया, लिखिए, देखनी है इसमें लिखना, पहले 1% लॉ में लिखना, हेडिंग डालना 1% लॉ, और उसमें लिखना इट स्टेट दैट, 1% लॉ में डालना, इट स्टेट दैट only 1% of the energy, it state that only 1% of the energy falling on the plant, falling on the plant is absorbed and used. Only 1% of the energy falling on the plant is absorbed and used, is absorbed and used, is absorbed and used. लिखे सबने? सेकंड हेडिंग डाल के लिखना 10% लॉ, सेकंड हेडिंग डाल के लिखना 10% लॉ। इट इज स्टेट दैट only the 10% of energy, it is state that only the 10% of energy is transferred from first tropic level to the another. Only the 10% of energy is transferred from one tropic level to the another. क्लियर है बच्चों, सबने लिख दिया? बात समझ में आ गई? ट्रॉपिक लेवल क्या होता है?
कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, एंड द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मैंने 1% और 10% लॉ बताया है, इससे क्वेश्चन जरूर और जरूर आते हैं, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, बात आगे बढ़े, चलिए। अब क्या हुआ, ये बताया गया, अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रोड्यूसर से जब हमारे पास गए प्राइमरी कंज्यूमर पर, प्राइमरी से जब ये सेकेंडरी पर गए, सेकेंडरी से जब ये टर्शरी पर गए, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि टर्शरी से आगे जाए, टर्शरी से एक बार आगे और चल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आगे क्यों नहीं जा पाते? द रीजन कि जब हम लोग हर किसी का 10% करते रहते हैं, तो एट लास्ट यहाँ पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी इतनी कम रह जाती है कि इसका 10% हम कर ही नहीं सकते। अब जैसे मैंने 1 किलो जूल पहुंचा दिया था लॉयन के पास, तो 1 किलो जूल का 10% तो कितना कम हो जाएगा, तो उससे भैया सामने वाला आगे वाला जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि 10% लॉ के कारण हम लोग टर्शरी या फिर टर्शरी का एक आधा और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो उसके लिए एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना, इट इज ऑब्जर्व, it is observed in different ecosystem, it is observed in different ecosystem, the number of trophic level in food chain, the number of trophic level in food chain are limited to 4 or 5, are limited to 4 or 5, are limited to 4 or 5. Since by 10% law, since by 10% law, since by 10% law, very less amount of energy is left. Since the 10% law, very less amount of energy is left in the final consumer, in the final consumer, which cannot sustain, which cannot sustain another trophic level, which cannot sustain another trophic level. क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको सबको? क्या बोला गया? यही बोला गया जो मैंने अभी समझाया था कि हम लोग जो लेवल है वो या तो टर्शरी होता है या फिफ्थ वाला होगा, तो ये तो फोर्थ या फिफ्थ होता है, इससे आगे क्यों नहीं जा सकते? द रीजन बिहाइंड 10% वाला, इससे ज्यादा मैं एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो जो फाइनल वाला है वो कैसे जिंदा रहेगा, इस चक्कर में केवल और केवल कितने परसेंट ही एनर्जी आगे जा पाती है। क्लियर है बात? Now, coming to what? Coming to the type of ecosystem. Whenever we are talking about the type of ecosystem, we have the two type of ecosystem. One is known as the natural ecosystem. Another one is known as artificial ecosystem. आप पूछोगे सर नेचुरल और आर्टिफिशियल कैसे होता है? आर्टिफिशियल यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जो हमने बनाया हो, that means the man-made ecosystem. और natural ecosystem are got ecosystem which is made by nature. तो जो नेचर बनाती है उसे नेचुरल कहते हैं, जो इंसान बनाते हैं उसे मैनमेड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जानते हो पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गई, ग्रासलैंड हो गए, तो these all are what? These all are made by the इंसान, made by the humans. That's why they are known as the artificial ecosystem. Clear? ये हमने क्रिएट करे हैं, हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं, इसलिए इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचर की बात करें तो आप देख रहे हो फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट आपने बनाया है क्या? हिम्मत है क्या तुम आप लोगों की बनाने की फॉरेस्ट? कतई पॉसिबल नहीं है। क्या रिवर आपने बनाई है क्या? कतई पॉसिबल नहीं है। क्या आपने समुद्र बनाया है क्या? नहीं। तो दैट इकोसिस्टम व्हिच इज मेड बाय द नेचर, दैट इज नोन एज द फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज रिवर, सी। क्लियर? ये लेक और पॉन्ड यहाँ से सॉरी लेक और पॉन्ड नहीं आएगा, या ग्रासलैंड की जगह एक्वेरियम आ जाएगा, एक्वेरियम। क्योंकि कई बार लेक्स और आर्टिफिशियल लेक तो हम लोग बना देते हैं, लेक्स कई बार अपने आप भी बन जाती है। तो उधर गार्डन आ गया, ग्रासलैंड आ गए। अगर आपने जोरासिक पार्क मूवी देखी हो
तो जोरासिक पार्क आ गए, तो जोरासिक पार्क इज आल्सो फॉर्म बाय अस, हमने बनाया जोरासिक पार्क, इसलिए तो हमारे पास वो आ गए थे डायनासोर। देखी थी कि नहीं देखी थी मूवी? तो असली में भी कहीं ना कहीं जोरासिक पार्क बन रहा होगा, क्या पता शायद बन चुका होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट इकोसिस्टम व्हिच इज मेड बाय द मैन। हमने बनाया इकोसिस्टम, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल। जो नेचर ने बनाया दैट इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। निकाल लीजिए इसको। There is a word that is known as food web। अभी आपने पढ़ा फूड चेन। फूड चेन में हमने क्या बोला? केवल एक ही एक पर डिपेंडेंट है। फूड वेब का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी कि एक से ज्यादा जो फूड चेन होती है, जो नेटवर्क है फूड चेन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फूड वेब कहते हैं। जैसे मान लो ग्रास है, तो ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, खा रहा है कि नहीं खा रहा? ग्रास हॉपर घास खाता है कि नहीं खाता, पहले तो ये बताओ। ग्रास हॉपर घास खाता है, बहुत सही। तो खाता है। और इस ग्रास हॉपर को कौन खा जाएगा बताओ? या तो हमारे पास दो रीजन होते हैं, या तो ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा ले या लिजार्ड खा ले। क्लियर? इट इज पॉसिबल कि इसको फ्रॉग खा ले। इधर देखोगे तो इसे लिजार्ड खा लेगी, है ना? फ्रॉग को आगे और कोई देखेगी तो इधर स्नेक खा लेगा। क्लियर? इस लिजार्ड को आगे कोई और खा जाएगा, जैसे मान लो इसको यहाँ खा जाएगी, वो अपने कैट खा जाएगी। इस स्नेक को और कोई खा जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो स्नेक को कौन खाता है? पिकॉक खा जाएगा। पिकॉक को कौन खा जाएगा? पिकॉक को टाइगर खा जाएगा। क्लियर? इधर ये कैट आ गई, कैट को फर्दर ऑन फॉक्स खा गई, फॉक्स को फर्दर ऑन लायन खा गया। क्लियर? या तो ऐसा हो गया, या ग्रास, ग्रास को किसने खाया? काऊ ने खाया। काऊ को फर्दर किसने खा दिया? लायन ने खा लिया। यानी कि क्या हुआ, इधर आप देख सकते हो कि मोर देन फूड वन फूड चेन, यानी कि एक से ज्यादा फूड चेन चल रही हो। व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ फूड चेन, तो ये आपस में मिला के क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। तो फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस समझ में आ गया? Food chain is what? It is only of the single chain in which the producers are there, in which the primary consumers are there, in which the secondary consumers are there। लेकिन अगर हम लोग फूड वेब की बात करें तो इसमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी कि बहुत सारी फूड चेन आपस में कंप्रोमाइज होती है और फूड वेब बनाती है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? क्या इसमें मैं 10% लॉ समझा सकता हूँ क्या आपको? नहीं समझा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि कहाँ कितनी एनर्जी जा रही है जो बता जा सके, तो वो केवल और केवल फूड चेन में ही बताया जा सकता था। क्लियर है बात? तो लिखना फूड वेब हेडिंग डाल के, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, it is a network of different food chain operating in the same ecosystem, operating in a same ecosystem। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर आप बोलो कि ये बहुत सारी फूड चेन आपस में मिली हुई है। इस ग्रास को खाने आ रही है फिश, फिश को खाने आ रही है व्हेल, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या मतलब है कि केवल और केवल सिंगल इकोसिस्टम की बात करी है। यहाँ मैंने दो इकोसिस्टम मिला दिए, एक एक्वाटिक वाला मिला दिया, एक लैंड वाला मिला दिया, तो एक ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल ऑलवेज रन इन द सेम इकोसिस्टम, देयर विल बी नो डिफरेंट इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फूड वेब। क्लियर? तो लिखना क्या लिखा है इसमें? इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन ऑपरेटिंग इन द सेम इकोसिस्टम। क्लियर? और एग्जांपल डाल के ये बना लेना, एग्जांपल डाल के बना लेना फटाफट।
The complexity of food web represent a and stable ecosystem and high biodiversity. Represent a stable ecosystem and high biodiversity. Here, it represents high biodiversity and stable ecosystem. Here, it represents a stable ecosystem and high biodiversity. बात समझ आ रही है? यानी कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा, मान लो यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, अलग अलग, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा तो वो हमें ये बताएगा कि उतना ज्यादा वो सिस्टम स्टेबल है। बात समझ आ रही है? स्टेबल मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन था। ये खत्म हो गया, अगर मान लो कि फ्रॉग चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्नेक किसी और को खा लेगा। यस और नो? तो यानी कि वो जिंदा तो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी कंपनी अगर चालू होती है तो उसमें चांसेस है कभी भी बंद हो जाए। क्यों? एक कंपनी पर्टिकुलरली एक ही चीज पर डिपेंडेंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंबानी की कंपनी एक साथ बंद हो जाएगी? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं है? क्यों? अंबानी का जो रीजन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नॉट अ सिंगल कंपनी। जियो है, रिलायंस है, पेट्रोल पंप है, ज्वेलर्स है। तो ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर एक कंपनी से लॉस हो जाए तो दूसरी कंपनी में अपना पांव फंसा देगा। तो दैट इज नोन एज स्टेबल इकोसिस्टम। हर कोई चाहता है कि स्टेबिलिटी में जाए, लेकिन अगर इधर की बात करें तो ये स्टेबल हो गया तो ठीक है। अगर अनस्टेबल, अगर छोटा है, सिंगल फूड चेन है, तो अगर उस सिंगल फूड चेन में से एक भी ट्रॉपिक लेवल गया तो पूरी की पूरी फूड चेन खत्म है। बात समझ में आ रही है? यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। क्लियर है बात? तो लिखना है पॉइंट, द स्पीशीज which connects different food chain, the species which connect different food chain, the species which connect different food chain in a food web is called keystone species. The species which connect different food chain in a food web is known as keystone species. Is known as keystone species. Is known as keystone species that are very important. That is very important. कीस्टोन स्पीशीज का मतलब क्या होता है बच्चा? कि मान लो अभी इसमें जो हमने ग्रास लिखी थी, तो वो ग्रास एक से ज्यादा फूड चेन को चला रही थी। तो एक से ज्यादा को जो चला रही है उसे हम लोग कीस्टोन कहते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसमें से मैं ग्रास हटा दूंगा तो पूरा का पूरा फूड वेब अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? तो दैट इज नोन एज कीस्टोन व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वन। यानी कि अगर मैं बता दूं कि अंबानी की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें से मैं अगर अंबानी को रिमूव कर दूं तो क्या सारी की सारी फैक्ट्रियां चल सकती है क्या अपने आप? नहीं चलती। तो उस पूरी फैक्ट्रियों में की स्टोन कौन बन जाएंगे? अंबानी जी बन जाएंगे। क्लियर है बात सबको? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। द नेक्स्ट वर्ड इज कमिंग दैट इज कॉमनली नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी कि इसमें हम लोग पिरामिड बनाते हैं। हमारे पास दो टाइप के अलग अलग पिरामिड मिलते हैं। एक ऐसा पिरामिड मिलता है और एक ऐसा। क्लियर? दो टाइप के पिरामिड हमें मिल रहे हैं। इस पिरामिड को हम लोग कहेंगे इनवर्टेड पिरामिड, जो कि डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। क्लियर? दिस पिरामिड इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इनवर्टेड पिरामिड, एंड दिस पिरामिड इज नोन एज अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड हमें मिलता है कहां पर? फॉरेस्ट में। क्लियर? अब इस अपराइट और इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस है इधर देखना। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। इधर देखो, यहां लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है कौन? प्रोड्यूसर। फिर आता है कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आता है कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसके ऊपर कौन आता है? टर्शरी कंज्यूमर। इधर भी ऐसा। सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर।
अब देखो, आपको दोनों को देख के अपने आप समझ में आ गया होगा कि सर जो ये वाला आपने पिरामिड बनाया है इसमें प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं लेकिन टर्शरी कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है। यस और नो? दिस पिरामिड रिप्रेजेंट व्हाट, कि हमारे पास यहाँ उत्पादन तो कम है यानी कि प्रोडक्शन तो कम है लेकिन उसको खाने वाले ज्यादा है। यस और नो? दिस इकोसिस्टम इज ऑफ डेजर्ट। ये कहां पर पाया था? डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर प्लांट्स कम मिलते हैं तो वहां प्रोड्यूसर कम है लेकिन खाने वाले बहुत सारे हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंड दिस, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं कंज्यूमर्स कम है। फॉरेस्ट में ऐसा ही तो होता है, पूरे फॉरेस्ट में प्लांट ट्रीज बहुत सारे हैं लेकिन उनको खाने वाले कम है। लायन और टाइगर बहुत सारे होते हैं कि कम होते हैं? कम होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ पिरामिड इज नोन एज अपराइट पिरामिड। दैट टाइप ऑफ पिरामिड इज नोन एज इन्वर्टेड पिरामिड। तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ फटाफट। आगे बात समझ में तो उसको डालो फटाफट, कम ऑन। यस और नो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now coming to the next one, that is commonly known as what? It is commonly known as ozone layer, जिसे हम लोग प्यार से O3 के नाम से जानते हैं। आप सब जानते होंगे ओजोन लेयर। जब मेरे पास ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, सिंगल ऑक्सीजन से मिला तो मुझे मिल गया क्या? O3, दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। और आपने सुना होगा देयर इज अ डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। आपने ये सुना है कि ओजोन के अंदर होल हो रहा है? यस और नो? ओजोन के अंदर होल सुना होगा, लेकिन एक बात बता दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मान लो ये मेरे पास ओजोन है और यहाँ पर होल हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि ओजोन है होल हो गया। ये सब बचपन से गलत पढ़ाते आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। ये ओजोन लेयर है ना? होल कभी नहीं होता। ओजोन लेयर धीरे धीरे डी जनरेट हो रही है। मान लो पर्टिकुलरली इस रीजन से ये ओजोन लेयर क्या हो चुकी है? पतली हो चुकी है, यहां से डी जनरेट हो रही है तो होल नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। क्लियर? ग्रेट बैरियर ऑफ अंटार्कटिका की साइड ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है। क्यों? वहां की और हवाएं जाती है, सारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस कारण वहां डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन का काम क्या होता है? जो सन से आने वाली हार्मफुल रेस, जिसे हम लोग यूवी रेस कहते हैं, इसको रोक लेती है यहाँ पर। अगर ये ओजोन डिप्लीट हो गई, अगर ओजोन गायब हो गई तो यूवी रेस फटाक से अंदर आ जाएगी और दिस कॉजेस स्किन कैंसर। अगर ये हमारे स्किन पर गिरती है तो स्किन कैंसर करती है। यस और नो? ये हमारे जीन्स पर गिरती है तो जीन्स में म्यूटेशन करती है। अब आप बोलोगे सर म्यूटेशन क्या होता है? देयर इज अ सडन चेंज दैट इज नोन एज म्यूटेशन। फटाफट से ऐसे सडन चेंज होते हैं उसे बोलते हैं म्यूटेशन। एंड इट कैन बी यूजफुल एंड इट कैन बी हार्मफुल। ये यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। म्यूटेशंस हार्मफुल ज्यादा होते हैं, यूजफुल कम होते हैं। तो यूवी रेज आर डेंजरस फॉर द लाइफ। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ और ओजोन को डिप्लीट होने से बचाओ। लिखो ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा स्पेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। इन द स्ट्रेटोस्फेयर, in the stratosphere there is a layer of ozone gas. There is a layer of ozone gas in the stratosphere. There is a layer of ozone gas which is formed by this reaction. ये reaction लिख लेना, which is formed by this reaction, which is formed by this reaction. Reaction लिख लेना बच्चा, which is formed by this reaction. Which is formed by this reaction. ये reaction लिख लेना। O2 जब O से मिलेगी तो हमें O3 दे देगी। When the O2 combines with the O, then it gives the O3. The thickness of ozone layer is measured in
Dobson unit. It is measured in the thickness of ozone layer. It is measured in Dobson unit. बहुत important point है कि ओजोन लेयर को किस में नापा जाता है? ओजोन लेयर Dobson unit में नापा जाता है. Due to the depletion in ozone layer, next point लिख लेना. Due to the depletion in ozone layer, it causes the entry of UV rays. Due to the depletion of ozone layer, causes the entry of UV rays. Clear? Depletion in ozone layer causes the entry of UV rays in the lower atmosphere. In the lower atmosphere. In the lower atmosphere. And it kills, and the UV kills many organisms and causes cancer. It kills many organisms, cause cancer and also cause genetic disorder. ये कैंसर भी करेगी, ये genetic disorder भी कर सकती है. So it causes the cancer as well as many genetic disorders. So it causes cancer and genetic disorders. Clear है? लिख दिया सबने? अगर मैं पूछूं ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है, ओजोन के अंदर हो क्यों रहा है होल, तो आपको पता है द मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन होता किससे है? मेजरली इट इज कॉज्ड बाय द CFC दैट इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत बढ़िया, तो क्या मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये एक बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है जो ओजोन के अंदर डिप्लीशन कर रहा है. आपके फ्रीज वगैरह में ये पाया जाता है. फ्रीज वगैरह की जो गैसेस होती है, इट कंटेन्स एन कार्बन व्हिच नेम एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये इतना ज्यादा डेंजर होता है कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता जा रहा है. जितनी ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होती चल जाएगी, ओजोन में होल होता चला जाएगा, तो यूवी रेज की एंट्री हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर, कैंसर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मारे जाएंगे. इसलिए प्रोटेक्ट योर ओजोन लेयर. लिखना, द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर is caused by chlorofluorocarbon CFC. The depletion in ozone layer caused by chlorofluorocarbon, that is known as CFC. CFC, chlorofluorocarbon. These gases are produced by AC, fridge, perfumes, deodorants, etc. It is produced by AC, perfume, freeze, deodorant, etc. AC, fridge, perfume, deodorant, etc. क्लियर है बात? आगे बढ़े. समझ में आ गया आपको ओजोन लेयर के बारे में पूरा अच्छे से? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये तो हमने देखिएगा कैसे कोई चीज खराब हो रही है, कैसे चीज पूरी खत्म हो रही है. अब हमारे पास आता है जो गार्बेज है उसको कैसे यूटिलाइज करें, यानी कि क्या मैनेजिंग ऑफ गार्बेज. वी हैव द वर्ड दैट इज नोन एज मैनेजिंग ऑफ गार्बेज. कूड़ा कचरा ऐसे ही इधर उधर ना फेंका जाए, दैट इज नोन एज द मैनेजिंग ऑफ garbage. Clear? तो मैनेजिंग ऑफ गार्बेज से मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज, इंडस्ट्री से, हाउस से, कहीं और से जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करा जाए, कैसे उसका यूज करा जाए, और जो काम करने के लिए उसको कहां डाला जाए, दैट इज नोन एज मैनेजिंग ऑफ द गार्बेज. ऐसा ही नहीं जहां मर्जी पड़े वहां गार्बेज डाल दिया जाए, क्योंकि जहां मर्जी पड़े अगर वहां हम लोग गार्बेज डालेंगे तो इट विल अफेक्ट आवर सोसाइटी, इट विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स. And if the health of the animals is affected, तो ये मान के चलना कि अगर उनकी हेल्थ अफेक्टेड होगी तो कहीं ना कहीं हमारी होगी. अभी आपने देख ही लिया होगा, बेचारा उड़ता हुआ चमगादड़ था, उसकी हेल्थ को हम लोगों ने अफेक्ट करा, वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस दे गया. आज हमारी हेल्थ को अफेक्ट करे जा रहा है, इसलिए दूर दूर बैठा रखा है. इसलिए कहते हैं बर्ड, अगर बर्ड को बर्ड फ्लू हो जाए तो इंसान भी बच नहीं पाता, उसमें भी कुछ ना कुछ बीमारियां कर जाता है. तो देखो हमसे ज्यादा हमें उनकी केयर करना जरूरी होता है, क्योंकि वो जाते जाते हमें बीमारियां दे जाते हैं. एक चमगादड़ ही तो था और पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को हिला गया वो चमगादड़. खाने के नहीं याद है कोरोना वायरस किससे आया, पता है कि नहीं पता? उसी तरह आया था, उड़ते हुए चमगादड़ को खा लिया था चाइनीज में पकड़ के, और खा लिया तो फिर आज देखो फिर हम उनको खा रहा है वो
चलो लिखना मैनेजिंग ऑफ गार्बेज, और मैनेजिंग ऑफ गार्बेज में हमें क्या लिखना है, द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मैनेजिंग ऑफ गार्बेज में लिखना द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, the waste material produced from different sources like industries, hospitals, houses, industries, hospital, houses can be categorized, can be categorized. हमारे पास दो टाइप का वेस्ट होता है, एक कहलाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, one is known as the biodegradable waste, another is known as the non biodegradable waste, right? वर्ड से ही पता चल रहा है क्या, एक ऐसा वेस्ट होता है जो बायोलॉजिकल हम लोग उसको डिग्रेड कर सकते हैं, जो वापस मिट्टी में मिल जाएगा, और एक ऐसा वेस्ट हो सकता है जिसे हम डिग्रेड नहीं कर सकते, which is dangerous for our life. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लिखना इट इज अ वेस्ट विच इज डीकम्पोज, ये ऐसा वेस्ट है जो डीकम्पोज हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में लिखना द वेस्ट is decomposed by bacteria, fungi. The waste can decompose by bacteria and fungi. The waste which can be decomposed by bacteria and fungi make the soil fertile. Make the soil fertile. Example, dead plants. Example, dead plants, fungi, etc. Dead plants, animals, and their waste. Dead plants, animals, and their waste. Animals and their waste. It can be the dead plants, animals, and their waste, etc. Here. Non-biodegradable में लिखना the waste which cannot be decomposed, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसको डिकम्पोज ना किया जा सके, इसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो लिखना द वेस्ट which cannot be decomposed by any microorganism, for example plastic, for example plastic, for example plastic, etc. या फिर हमारे पास एक काम और हो सकता है कि हम लोग वेस्ट को डिग्रेड नहीं हो रहा, बायोडिग्रेड नहीं हो रहा, तो एक काम और हो सकता है, यू कैन यूज द R3 मेथड। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा R3 मेथड क्या होता है, या तो उसको रीयूज कर लो भैया, या उसको रिसाइकल कर लो, या उसको रिड्यूस कर लो, या तो उसके यूसेज को कम कर लो, दैट इज नोन एज रिड्यूस, या उसको दोबारा यूज कर लो, दैट इज रीयूज, या फिर उसको रिसाइकल कर लो। तो वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय, इट कैन बी मैनेज्ड बाय द R3 मेथड, दैट इज नोन एज रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। लिख लो, इट कैन बी मैनेज्ड बाय दिस R3 मेथड। क्लियर? आगे बात समझ में? दैट्स ऑल योर ओवर एनवायरनमेंट चैप्टर में इतनी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हमने बता दी। दैट्स ऑल योर चैप्टर एंड से, और होप्स आपके सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सारे चैप्टर हम लोग एक बार को करा चुके हैं, फिर मिलेंगे आपसे चलते चलते। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।